चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ कैप वन, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। थोड़ा सा सब्जेक्ट के हवाले से ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। क्या इस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल है, क्या इस सब्जेक्ट के हवाले से आपके एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है। और फिर हम इंशाल्लाह आज पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स को। सब्जेक्ट की बात करने से पहले मेरे ख्याल में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तो वही हैं जो कि हमारे साथ अभी टेक्स्ट में 2 दिन पहले मौजूद थे। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि मैंने 2016 में गिनेस के प्लेटफॉर्म से पढ़ाना स्टार्ट किया था। और दो सी फाइनल के सब्जेक्ट से मैंने अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट की थी, और वो दो सी फाइनल के सब्जेक्ट्स टैक्सेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था। यानी जब मैंने स्टार्ट किया था टीचिंग जर्नी तो वो सी फाइनल का एडवांस टैक्सेशन और सी फाइनल का एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था। और फिर बैक इन 2021 जब हमने आईक्यू स्कूल फाइनल स्टार्ट किया, तो जो टैक्सेशन और रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स है वही मैंने कैप लेवल पे पढ़ाना स्टार्ट किए। एक चीज जो हम उस वक्त भी डिस्कस कर रहे थे और फिर वो डिस्कशन कहीं और चली गई थी कि जब हमने ये आईक्यू स्कूल फाइनल स्टार्ट किया था, मैंने और सर इब्राहिम ने, तो हमारा ऑब्जेक्टिव और विजन ये था कि हमारे पास सी के जो सब्जेक्ट्स है ना, जो कि सी के कोर सब्जेक्ट्स है, यानी कि जिनको आप कैप लेवल पे भी देखते हो, बेसिक मीडियम लेवल पे, और फिर उसका एडवांस वर्जन सी फाइनल में देखते हो। आपको इन दोनों लेवल्स पे एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट वो सब्जेक्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ। ऐसा क्या मतलब सर? देखिए, जब मैं सी फाइनल का सिर्फ एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कवर करवाता था फ्रॉम 2016, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास रहते रहते थे उस पीरियड में, जो कि सी फाइनल तक पहुंच तो जाते थे, लेकिन उनकी अकाउंट्स की फाउंडेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती थी। क्योंकि एग्जाम को पास करने के लिए आपको 100% तो मार्क्स वैसे भी सिक्योर नहीं करने, आप 50% मार्क्स सिक्योर करें तो एग्जाम क्लियर हो जाता था। तो किसी तरह वो कैप लेवल पे अकाउंटिंग को मैनेज करके क्लियर तो हो जाते थे, लेकिन सी फाइनल में जब अकाउंटिंग का खाते को कवर करना होता था और उनकी बेसिक्स या फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होती थी, तो एक मुश्किल पेश आ रही होती थी। और फिर दूसरा मसला ये आता था कि स्टूडेंट कैप लेवल पे एफएआर वन किसी और टीचर से पढ़ रहा है, एफएआर किसी और टीचर से पढ़ रहा है, और सीए फाइनल पे अगर अपना टीचर चेंज कर रहा है तो एक बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग या फ्रीक्वेंसी का गैप क्रिएट हो जाता है। तो हमने जो प्लान किया था एक स्कूल फाइनेंस में इसी तरह से प्लान किया था कि यार जितने भी सी के कोर सब्जेक्ट्स है ना, जो टीचर फाइनल लेवल पे है वही टीचर कैप लेवल पे है, ताकि स्टूडेंट की पूरी बेस के साथ जो है ना सी की जर्नी स्मूथली रन हो रही है। तो यानी कि अगर आप लेट्स से मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आईक्यू स्कूल फाइनेंस किसी भी टीचर से एफईआर वन पढ़ते हो, एफईआर टू पढ़ते हो, एफईआर पढ़ते हो, तब की अंडरस्टैंडिंग एक लिंकिंग बॉन्डिंग बड़ी अच्छी क्रिएट हो रही होती है। तो इसी विजन के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ना, मैंने रिपोर्टिंग और टैक्सेशन कैप लेवल पे पढ़ाना स्टार्ट किया। क्योंकि फाइनल लेवल पे तो मैं देख ही रहा था, तो फिर मैंने आईक्यू में कैप लेवल पे पढ़ाना स्टार्ट किया। अब इस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल अगर आप मुझसे पूछे ना, देखिए रिपोर्टिंग के ना इन टोटल आप 5 सब्जेक्ट देते हो सीए में। एक आपने बीआरसी में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा, जो कि हल्का फुल्का अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, बेसिक डबल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें। एक आप ग्रुप ई में देते हो एफएआर वन, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। एक आप ग्रुप बी में दोगे, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग टू, कैप फाइव। एक आप सीफएब लेवल पे दोगे, दैट इज सीफएब वन, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और फिर एक और पेपर है, दैट इज एमएसए, जो आपको एमएसए वन एमएसए टू दे रहे हैं, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 3 एग्जाम है, उसमें से एक पोर्शन आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो आपने 5 तरह के डिफरेंट लेवल्स पे इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कवर करना है। कैप लेवल पे अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो एफबीआर वन का डिफिकल्टी लेवल एफबीआर टू से थोड़ा ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ टीचर्स होते हैं वो अपने सब्जेक्ट को या तो बहुत आसान बताते हैं या बहुत मुश्किल बताते हैं। मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि टेक्स्ट के अभी 2 घंटे पहले मैंने किसी और तरह से टेक्स्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने कहा था टेक्स्ट का पेपर एक रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि 50% थ्योरी है, 50% न्यूमेरिकल है। लेकिन एफईआर वन का लेवल जो है वो अकाउंटिंग में कैप लेवल पे एफईआर टू से थोड़ा ज्यादा हाई है। इसका रीजन पता है क्या है? कि जब आप पीआरसी से अकाउंटिंग में आते हो ना, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लेवल एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लेवल पे अकाउंटिंग कवर की उसका लेवल बहुत ज्यादा रिलेटिवली इजी है, और यहाँ पे लेवल एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक जो डिफिकल्टी लेवल का शिफ्ट आता है ना, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है। सेकेंडली, जो स्टैंडर्ड्स की अरेंजमेंट है ना एफईआर वन और एफईआर टू में, एफईआर वन में ज्यादातर स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि जिसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि आपने यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है और यहाँ तक पहुंच जाना है। लेकिन एफएआर टू लेवल पे जो स्टैंडर्ड है वो ज्यादातर सिस्टमेटिक है।
कि आपके पास ज्यादातर स्टैंडर्ड्स में एक प्री डिजाइन फॉर्मेट होता है, उस प्री डिजाइन फॉर्मेट में आप नंबर्स डालो और उनका सोल्यूशन निकल के आता है। एफआर 1 में जो स्टैंडर्ड्स है वो काफी ज्यादा फैले हुए इस सेंस में कि इनके सवालों को जब आप सॉल्व करने लगेंगे आने वाले घंटों में, तो आप देखेंगे कि हर सवाल एक नए फॉर्मेट से हो रहा होगा। कोई सवाल ए टू जी चल रहा होगा, कोई सवाल सी टू ए चल रहा होगा, कोई सवाल दरमियान से ए टू जी की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिक्स कॉन्सेप्ट इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। और फिर अकॉर्डिंगली एग्जाम में आप एक रिपोर्टिंग का बिल्कुल पहला पेपर दे रहे हो तो जिसका लेवल पीआरसी के इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से थोड़ा ये काफी ज्यादा हाई है, तो डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है। ओवरऑल जो कोर्स ड्यूरेशन है 150 to 180 आवर्स की है। वैसे ही जैसे हमने कहा था कि टेक्स्ट में भी फर्स्ट मंथ में आपकी हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस हो रही होगी, और फिर सेकंड मंथ ऑनवर्ड आपकी हफ्ते में 4 से 5 क्लासेस कंडक्ट हो रही होगी। कोर्स एक्सपेक्टेड डेडलाइन सेम एज टेक्स्ट पेपर, इंशाल्लाह 1 महीने पहले हमारा कोर्स कंप्लीट होता आया है और इंशाल्लाह इस बैच में भी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कुछ एग्जामिनर कमेंट्स आपके सामने लिखे हैं, जरा इनको रीड करते हैं। मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा, मोरलेस ज्यादातर तो क्लास के कंडक्ट के हवाले से बातें मैंने टैक्सेशन में डिस्कस कर ली है, लेकिन और कोई एडिशनल सवाल है उनको भी आंसर करूंगा। मैं चाहता हूँ थोड़े एग्जामिनर कमेंट्स हम रीड करें। सर मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ एग्जामिनर कमेंट को। ये जो बिल्कुल ऑटम 22 के अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट में नहीं, बहुत रेलेवेंट है, इसमें बड़ी एक रेलेवेंट बात लिखी है। कहता है द करंट रिजल्ट of 25% is consistent with the previous result of 23%. The result of examinees who attempted this paper after introduction to accounting was 40% as compared to 21% for examinees who attempted this paper after obtaining exemption in introduction to accounting due to the transition to the education scheme 21. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये लास्ट एक अटेम्प्ट तो बिल्कुल लास्ट वीक ही कंडक्ट हुई है, इवन कल ही एफआर 1 का पेपर था, और एक ऑटम 22 इससे पहले वाली जो अटेम्प्ट है उसका एग्जामिनर कमेंट है। यानी एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा था और फिर एफईआर 1 दिया, उनका रिजल्ट 40% रहा है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एग्जेम्पशन क्लेम की थी और फिर एफईआर 1 दिया, उनका रिजल्ट 21% है। आप लोगों के साथ तो शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग तो सारे ही मेरे ख्याल पीआरसी के स्टूडेंट्स हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़कर आए हो और अब एफईआर 1 में अपेयर हो रहे हो। लेकिन लास्ट जो अटेम्प्ट थी वो एक ट्रांजिशनल फेज था, यानी आईकेप की एक एजुकेशन स्कीम चेंज हुई थी। आईकेप की जो एजुकेशन स्कीम चेंज हुई थी ना, तो इसमें बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आ गए थे जिनका किसी तरह से आईए एग्जेम्प्ट हो गया। यानी आईकेप ने अपनी ट्रांजिशन पॉलिसी ऐसी बनाई थी, आवाज आ रही है पीछे वालों को? आईकेप ने अपनी ट्रांजिशन पॉलिसी इस तरह से बनाई थी कि अगर आप उस ट्रांजिशन फेज में इनरोल हुए थे ना सीए में, तो आपका आईए एग्जेम्प्ट हो गया था और आप डायरेक्ट एफएआर 1 के लिए एलिजिबल हो गए। तो वो डायरेक्ट एफएआर 1 के लिए एलिजिबल तो हो गए थे, लेकिन कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप रिजल्ट देखें तो वो स्टूडेंट जिन्होंने आईए पढ़कर एफएआर 1 में अपेयर हुए उनका रिजल्ट 40% था, और वो स्टूडेंट जिन्होंने आईए नहीं पढ़ा और डायरेक्ट एफएआर 1 में अपेयर हो गए उनका 50% कम होकर 21% के करीब रिजल्ट रहा है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप सब लोग जो कि आईए देकर आए हो वो सीरियसली देकर आए हो या नहीं, ये मैटर करता। अगर लेट से कि एमसीक्यूज पेपर था और हमने क्लासेस बिल्कुल नॉन सीरियसनेस के साथ ली है और पेपर क्लियर भी कर लिया तुक्के लगा के या आय बाशाय करके, तो इसका मतलब है कि अगर वहां आपने ठंड मचा ली तो आपको एफएआर 1 में आप थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स देनी पड़ेगी। होपफुली आई गेस ऐसा कोई होगा नहीं, आप लोग ने रीजनेबल लेवल पे एफएआर 1 कंप्लीट किया होगा। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि हर नेक्स्ट लेवल पे पिछले लेवल की इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर प्रॉपरली आईए पढ़ा होगा तो ही एफआर 1 में पासिंग परसेंटेज या पासिंग चांसेस बढ़ेंगे। प्रॉपरली एफआर 1 पढ़ोगे तो ही एफआर 2 में पासिंग चांसेस बढ़ रहे होंगे। प्रॉपरली एफआर 1 एफआर 2 पढ़ा होगा तो ही फिर सीए फाइनल का एडवांस टैक्सेशन आप लोग स्मूथली मैनेज कर सकेंगे, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी फेस आ रही होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक ही टीचर के साथ अपनी सीए जर्नी के सारे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट लेकर चलते हो तो एक क्रॉनिकल सीक्वेंस बन रही होती है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही होती है, एक फ्रीक्वेंसी और जो गैप होता है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान वो मैक्सिमम तक फिल हो रहा होता है। फिर सेकंड कमेंट में कहता है कि ज्यादातर एग्जामिनीज ने मार्क्स सिक्योर की 80 में, हाईएस्ट मार्क्स इवन 88 के करीब भी आए। फिर कहते हैं कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें स्टूडेंट के पूरे मार्क्स हैं, कुछ सवाल ऐसे जिसमें स्टूडेंट ने 1 या 2 मार्क्स सिक्योर किए हैं। नंबर ऑफ एग्जामिनीज सिक्योर्ड मैक्सिमम ऑफ 1 मार्क इन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 8। और इसका रीजन क्या है? सर इसका रीजन है सेलेक्टिव स्टडीज। यहाँ इसने डिस्कस किया, मैं पूरा वर्ड टू वर्ड रीड नहीं कर रहा, कि स्टूडेंट ना सेलेक्टिव स्टडी करके आ जाता कि भाई आपके कैफ 1 लेवल पे लेट से कि 12-15 टॉपिक है, तो 12-15 टॉपिक में से 8 टॉपिक आपने कर लिए, 3-4 टॉपिक आपने छोड़ दी, तो जाहिर जो टॉपिक आपने छोड़ दी वहां पर आप मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। तो
काफी ज्यादा वो डिस्करेज करता है कि आपने सिलेक्टिव स्टडीज की तरफ नहीं जाना है। बाकी इसके अलावा जनरल कमेंट्स वगैरह दिए गए। ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल के हवाले से मैंने बात की कि चूंकि आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बाद डायरेक्ट FAR 1 में आ रहे होते हो तो थोड़ा लेवल का चेंज एकदम से फील हो रहा होता है। लेकिन वंस आप FAR 1 कवर कर लेते हो या FAR 1 क्लियर कर लेते हो तो फिर FAR 2 और CA फाइनल में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा लेवल का, क्योंकि मोर और लेस लेवल वहां ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा हो। लेकिन PRC से जब हम FAR 1 में आते हो तो लेवल में सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल रहा होता है। सर अगर मैं, एक तो मैंने यहाँ पास पेपर एनालिसिस रखा हुआ है पिछले आई गेस 10-12 अटेम्प्ट का या 15 अटेम्प्ट का, कि जिसमें हर टॉपिक की वेटेज बताई गई है कि कौन सा टॉपिक कौन कौन सी अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आया है। लेकिन इसको अभी हम डिटेल में नहीं देख रहे क्योंकि हमने तो टॉपिक्स देखे ही नहीं है, तो हमें ऐसा जिसमें कुछ समझ आएगा नहीं फिलहाल। लेटर स्टेज पे इसको भी यूज करेंगे। मेरे पास पूरे कैफ 1 के सब्जेक्ट का एक सिलेबस का एनालिसिस आ रहा है कि कैफ 1 के इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आपके कोर्स का पार्ट है, क्या क्या चीजें किस तरह से कवर करवाई जाएगी, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैं कवर करवाऊंगा, कौन सी ऐसी चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे बाद एडिशनल सर मुजम्मिल अब्बास भी कवर करवा रहे हो। देखिए FAR 1 का जो ये कोर्स है, ये 100% कोर्स मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा, यानी FAR 1 के जितने भी टॉपिक्स है वो 100% मैं आप लोगों के साथ कवर डिस्कस करूं, मतलब मैं आपको कवर करवाऊंगा। 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मैं भी आपको कवर करवाऊंगा और हमारे फैकल्टी टीचर होते हैं सर मुजम्मिल अब्बास, जिन्होंने यहाँ से PRC कवर किया, उन्होंने PRC में उनसे इकोनॉमिक्स कवर किया होगा। सर मुजम्मिल अब्बास भी आपको वो एडिशनली करवा रहे होंगे। तो आपकी मर्जी है कि आप सर मुजम्मिल अब्बास से लेना चाहे तो सर मुजम्मिल अब्बास से ले सकते हैं, मुझसे वो लेना चाहे तो मुझसे ले सकते हैं, दोनों से क्लासेस लेना चाहे उन टॉपिक्स की तो दोनों टीचर से वो क्लासेस ले सकते हैं। आपकी विल के ऊपर है। 100% कोर्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा और 3 टॉपिक्स आपको सर मुजम्मिल अब्बास भी कवर करवा रहे होंगे। वो कौन से टॉपिक्स है वो मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। एक है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सर आपको मुजम्मिल अब्बास एज वेल एज मुर्तजा का दोनों कवर करवाएंगे। एक है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको सर मुजम्मिल अब्बास और मुर्तजा का दोनों कवर करवाएंगे। और एक है IS 7 दैट इज कैश फ्लोज, ये भी आपको मुजम्मिल, सॉरी एरर्स, मुजम्मिल अब्बास और मुर्तजा का दोनों कवर करवा रहे होंगे। बाकी 100% कोर्स हम इंशाल्लाह मेरे साथ तो कवर कर ही रहे होंगे। 3 टॉपिक्स आपकी मर्जी है, आप मुझसे लेना चाहें सर, आप मुजम्मिल से लेना चाहे, दोनों से लेना चाहे, आप कवर कर सकते हो। अब 3 हिस्सों में बेसिकली आपका कोर्स टूटा हुआ है। पहला एरिया है पहला एरिया हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी वेटेज अराउंड 35 से 45 मार्क की है। दूसरा एरिया हमारे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी वेटेज अराउंड 20 से 30 मार्क। और तीसरा एरिया है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसकी वेटेज अराउंड 30 से 40 मार्क की है। इसमें कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसको आप हल्का रख दो या जिसको आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तीनों को जो डिस्ट्रीब्यूशन की है वो मोर और लेस इक्वली की गई है। और अगर आप FAR 1 की पेपर का एनालिसिस भी करोगे आने वाले वक्तों में तो आपके FAR 1 के पेपर में कम से कम 8 से 9 सवाल पूछे जा रहे होंगे। जब एग्जामिनर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देता है तो उसके पास ये मार्जिन होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक टेस्ट करे। लाइक मैंने जितने टाइम में कैप क्लियर किया था उस वक्त 8-8 9 सवाल का रुझान नहीं था। उस वक्त हमारे पास 4 से 5 सवाल पूछे जाते थे, एक सवाल 20-22 मार्क का होता था। तो हम 4-5 स्टैंडर्ड्स में से ही पूरा पेपर टेस्ट किया जाता था। लेकिन अब पैटर्न होना इस तरह से हो गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने बढ़ा दिए। 8-9 सवाल जनरली पूछे जाते हैं, जब 8-9 सवाल जनरली पूछे जाते हैं तो वो मोरलेस कोर्स का सारा एरिया ही आपका कवर कर देता है। तो कोई सिंगल टॉपिक भी ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई इसको छोड़ दें या इसको ना करके जाए, इसको हल्का करके जाए। आपने हर टॉपिक को इक्वल वेटेज देनी है, हर टॉपिक को आपने इक्वली कवर करना है, इक्विटी के साथ कवर करना है कि हमारी कोई भी सेलेक्टिव स्टडीज वाला पॉइंट ना आ रहा हो। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि कोई टॉपिक आपने छोड़ा और उससे 10-12-15 मिनट का सवाल आ गया तो फिर आप मैनेज ना कर सके। कोर्स इन टोटालिटी आपका 150 to 180 आवर्स के दरमियान चलेगा। हफ्ते में रिजल्ट से पहले 3 से 4 और रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह, मतलब 1 महीने बाद इंशाल्लाह 4 से 5 क्लासेस कंडक्ट हो रही होंगी। ये मैंने आईकिप का भी जो कोर्स डिटेल आउटलाइन है वो यहाँ पे शेयर कर दिया है। मौका मिले तो ऐसे एक दफा बस गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन इसमें सारे अकाउंटिंग के टेक्निकल जार्गन से तो वैसे से हमें इतना कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी ओवरऑल कोर्स क्लास के कंडक्ट के हवाले से ज्यादातर बातें तो मैं टेक्स्ट में कर चुका हूँ। कोई ऐसा है जो टेक्स्ट की क्लास में नहीं था और FAR 1 में आया है? और तुम तो लास्ट अटेम्प्ट में भी देना, तुम्हें तो मैंने इतनी बार देखा है कि सॉरी तुम्हारे जैसा कोई और होगा। सर मैंने 2-3 बातें क्लास के कंडक्ट के हवाले से की कि हमारी जो क्लासेस का कंडक्ट होगा, हमारी फिजिकल क्लासेस चल रही होंगी, फिजिकल के साथ साथ लाइव क्लासेस भी चल रही होगी। वही फिजिकल क्लास आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो पोर्टल के थ्रू।
और जब हमारी क्लास कंडक्ट हो जाएगी तो उसके बाद उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो, फिजिकल, लाइव, रिकॉर्डेड, इस तरह से कन्वीनियंट हो, आप ये क्लासेस को मैनेज कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट ये सोचता है कि यार मैं टीचर से पूछूं कि क्लासेस कैसे लेनी चाहिए, फिजिकल, लाइव, रिकॉर्डेड। ये सबके जहन में क्लैरिटी है क्या करना है। यहाँ जो बैठे वो फिजिकल वाले होंगे ऑब्वियसली, ऑनलाइन जो बैठे ऑनलाइन वाले। देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं तुम्हारी जगह होगा, मैं क्या करता, अगर मेरी एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट की क्लास है ना, तो मैं फिजिकली ही अटेंड करता। और अगर कोई दिन ऐसा है जिसमें मेरी सिर्फ एक सब्जेक्ट की या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट की क्लास है, तो मैं शायद लाइव या रिकॉर्डेड में, क्योंकि मैं अपने टाइम को मैनेज इस तरह से करता कि भाई अगर लेट्स से कि मेरी 3 सब्जेक्ट की क्लासेस है, तो फिर बेहतर है कि मैं फिजिकल आकर ही क्लासेस दूं, ताकि क्योंकि फिजिकल क्लासेस की इफेक्टिवनेस ऑब्वियसली ऑनलाइन से ज्यादा हो। यहाँ बहुत सारी बातें ऐसे कर रहा हूँ जो मैं माइक म्यूट करके करूंगा, तो यहाँ पे इंटरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग का लेवल एक डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू दी ऑनलाइन स्टूडेंट। और अगर आपकी हफ्ते में लेट से किसी सब्जेक्ट की किसी दिन एक से क्लास है, तो वो आप मेरा ख्याल है कि रिकॉर्डिंग या ऑनलाइन भी मैनेज कर सकते हो। वो आपके कंटेंट के ऊपर है, आपका घर यहाँ से कितना दूर है, आप कितना बसों के धक्के खा के या बाइक पे या कार में आते हो या ड्राइवर छोड़ के जाता है, वो जिस तरह से आपको मैनेज कर सके आप लोग को, इसे देख। अच्छा वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं कि पिछले 3-4 अटेम्प्ट से हम देख रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स के गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट आता है ना, वो फिजिकल वाले नहीं होते। तो पिछले 3-4 अटेम्प्ट से ये चीज नोट कर रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट आया ना, वो कोई एक तो वो हो सकता है इंट्रोवर्ट वगैरह हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने प्रॉपर्ली टाइम को मैनेज किया, उन्होंने सोचा होगा यार घर से यहाँ तक आएंगे तो आधा पौना घंटा हमारा ट्रेवलिंग में जाया होगा, तो बेहतर है कि हम, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं आ रहे तो घर पे पढ़ रहे हैं, यहाँ भी नहीं आ रहे घर पे भी नहीं पढ़ रहे, तो फिर इस तरह गोल्ड मेडल नहीं आ जाएगा। एनीवे anyway, तो ये हमारी ओवरऑल एक सब्जेक्ट के हवाले से डिस्कशन थी। ऑब्वियसली हमें टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं कोई टॉपिक्स के हवाले से कोई लीगल जार्गन या डिस्कस करूं वो इतना समझ नहीं आ रहा होगा। ओवरऑल अगर FAR 1 के हवाले से, ऐसे कवरेज वगैरह के हवाले से, बुक के वगैरह के हवाले से बता दें। सर जैसे कि मैंने टेक्स्ट में बताया था, FAR 1 की भी आपकी एक डेजिग्नेटेड IKP स्टडी टेक्स्ट है, लेकिन मैं आप लोगों को स्टडी टेक्स्ट से कवर नहीं करवाऊंगा। मेरी अपनी एक FAR 1 के वॉल्यूम्स हैं जिसमें सारी चीजें आप लोगों को मिल रही होगी, यानी कि आप कॉन्सेप्चुअल कंटेंट भी मिल रहा होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे, पांच पेपर के क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे, हर स्टैंडर्ड की समरीज भी मिल रही होगी, यानी सब चीजें आप लोगों को रेफरेंस बुक में मिल जाएगी। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह से कहाँ से कवर करो, लेकिन ऑब्वियसली रिकमेंडेड ये होगा कि जिस टीचर से आप क्लासेस ले रहे हो उसी के नोट्स आप अरेंज करोगे, ताकि आप टीचर के साथ साथ चलो। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट एक टॉपिक के ना नोट्स मैंने आपके सामने ओपन किया, IS-23 जो हमारा आज का पहला टॉपिक, तो नोट्स आपको किस फॉर्म में मिल रहे होंगे। हर नोट में कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ प्रेजेंटेशन की फॉर्म में डायग्राम्स हैं, यानी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद उस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट सोर्सेज से एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की है। इसमें कुछ सवाल आपके IKF के सीडी टेक्स्ट के भी हैं, कुछ सवाल मैंने ACC ICW से भी उठाए, कुछ सवाल मैंने ऑनलाइन IFRS के डिफरेंट कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है वहां से भी उठाए हुए हैं। और IKF के जितने भी पास पेपर के सवाल है वो आपको हर टॉपिक के साथ यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। और फिर हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक की एक 1 पेजर या 2 पेजर समरी दी जाएगी, जिसमें आपका पूरा टॉपिक जगह का कंपाइल या एक जगह समराइज हो रहा हो, ताकि इन दी एंड आपका रिवीजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सके। मैंने टेक्स्ट की क्लास में टेक्स्ट का भी पोर्टल आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं FAR 1 का पोर्टल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेम जस्ट लाइक टेक्स्ट, हमने FAR की पोर्टल को भी इस तरह से अरेंज किया है कि हर चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट्स है, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें आपके पास विद कॉन्सेप्ट नेम, विद कॉन्सेप्ट लेक्चर नेम आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रही है। लाइक ये लास्ट अटेम्प्ट का FAR 1 का पोर्टल है। सर यहाँ पे 298 लेक्चर्स आ रहे हैं, तो क्या ये 300 घंटे के लेक्चर्स है? नहीं, ये 300 घंटे के लेक्चर्स नहीं है, ये 300, सॉरी 300 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और सवालों के लेक्चर। अगर आप इसमें लेक्चर देखेंगे तो कोई लेक्चर एक एक 2-2 घंटे के नहीं है, कोई लेक्चर 20 मिनट का, कोई लेक्चर 15 मिनट का, कोई लेक्चर 12 मिनट का, इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट बैच में मैंने IS-23 कवर करवाया था, तो IS-23 में जितनी सारी चीजें हैं ना, वो सारी चीजें आपके पास बाय नेम आ रही होगी कि भाई पहले ओवरव्यू ऑफ द कोर्स, फिर कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, फिर जनरल अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, 6, इस तरीके से। इस तरह पोर्टल को अरेंज करने से ना
कि पोर्टल को मैंने इस तरह से अरेंज क्यों किया है। देखो एक तरीका तो ये है ना कि मैं हर दिन की क्लास को लेक्चर 1 2 3 करके डेट वाइज अपलोड कर दूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन इस तरीके से पोर्टल को अरेंज करने का फीडबैक हमें स्टूडेंट से ही मिला। स्टूडेंट ने कहा कि सर हम जब क्लासेस ले रहे होते हैं ना तो उस वक्त आपकी क्लासेस चल रही होती है, हम लेक्चर 1 2 3 कवर कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा जा रहा होता है। लेकिन जब एग्जाम से 1 महीने पहले 2 हफ्ते पहले हम रिवीजन करने बैठते हैं ना, तो फिर हमें बहुत ज्यादा खुआरी लगती है कि हमें कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट या कोई सवाल रिवाइज करना है, तो वो हमें लेक्चर 1 2 3 में जाके ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे वो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है, कहाँ पे वो सवाल डिस्कस हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि इन दी एंड जब आप अपना रिवीजन करने बैठोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो रही होगी कि आपको कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, कोई स्पेसिफिक सवाल का सोल्यूशन देखना है, तो आप उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर लेक्चर को इजीली लोकेट कर सकेंगे। तो सेम जिस तरह से हमने टेक्स्ट का भी पोर्टल इस तरह से डिजाइन किया है, उसी तरीके से FAR 1 का भी पोर्टल आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा होगा। थोड़ा सा मैं FAR 1 को कवर करने की स्ट्रेटेजी शेयर कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों को कोई सवाल होता है तो वो भी मैं लेता हूँ। देखें, सीए की जो ये कैफ और सीपैप की जर्नी है ना, इसमें हर पेपर को कवर करने की, हर पेपर को क्लियर करने की ना डिफरेंट स्ट्रैटेजी है या डिफरेंट एक टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो T20 या वनडे या टेस्ट सीरीज तीनों तीनों में खेलनी क्रिकेट ही है। लेकिन तीनों की स्ट्रेटेजी अलग होती है, तीनों के इवन प्लेयर्स भी अलग होते हैं। पाकिस्तान में तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह की टीम देखें तो T20 के प्लेयर्स अलग हैं, उनके कुछ कॉमन भी है लेकिन ज्यादातर प्लेयर अलग है। जिनका स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है उनको जनरली T20 या वनडे में रखा जा रहा होता है, जो पिच पे स्टेमिना वाले प्लेयर्स होते हैं उनको टेस्ट सीरीज में रखा जा रहा होता है। इसी तरीके से अगर आप सीए के सब्जेक्ट देखो ना तो हर सब्जेक्ट को क्लियर करने की या हर सब्जेक्ट को अप्रोच करने की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं थ्योरी के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हालांकि हम अभी थ्योरी के सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। थ्योरी के सब्जेक्ट में ना जो सी के जितने भी रिजल्ट है रियलिटी को सेट करें कि रिजल्ट 20 से 40% के दरमियान ही हो। यानी कि अगर 100 बच्चा पेपर दे रहा है ना तो 20 से 40% बच्चा पास हो रहा होगा, बाकी मेजोरिटी बच्चा मोर देन 50% बच्चा ऐसा होता है जिसका पेपर फ्लॉप होता है। थ्योरी के पेपर में मैं आपको बताऊं, थ्योरी के पेपर में जब भी एग्जाम कंडक्ट होता है, रिजल्ट आता है आईएम की तरफ से, तो मेरे पास 3 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। एक स्टूडेंट आता है, सर मैंने तो पूरा बैच लेक्चर्स ही प्रॉपर्ली नहीं लिए, लास्ट के 1 महीने में लेक्चर्स 2x 3x की स्पीड पे देखे, तो मुझे लगता है कि मेरी कवरेज प्रॉपर नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं की, तो मेरा पेपर रुक गया, सही हो गया। एक और स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर मैंने आपके साथ सारी प्रॉपर क्लासेस भी ली थी, या तो फिजिकल या लाइव का रिकॉर्डेड, पेपर से पहले रिविजन भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन पेपर के 3 घंटों में पता नहीं मुझे क्या पैनिक अटैक आ गया, मैं हाथ पांव फूल गए, अपने पेपर में चीजों को मैनेज नहीं कर पाया। फेयर इनफ। एक कैटेगरी के स्टूडेंट के पास ऐसा भी आता है ठीक ठाक नंबर में आ रहा है, जो कि ये कहता है कि सर तैयारी भी बहुत अच्छी थी, क्लासेस भी प्रॉपर्ली ली, स्टार्टिंग से होमवर्क भी प्रॉपर्ली किया, रिवीजन भी बहुत अच्छा था, पेपर के 3 घंटों में पेपर भी बहुत अच्छा किया, लेकिन अब पता नहीं पेपर क्यों रुक गया। ये सबसे डेंजरस या खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि भाई अगर मैंने क्लासेस ही नहीं ली, मुझे पता है ना मुझे किस चीज पे काम करना है, मुझे प्रॉपर क्लासेस नहीं है। अगर मैंने क्लासेस प्रॉपर्ली लेकिन 3 घंटे में परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मुझे पता है कि मुझे 3 घंटे की परफॉर्मेंस में मैनेज करके अपनी टाइम मैनेजमेंट, अपने आप को पेपर सिनेरियो में रखकर प्रैक्टिस करनी है। इस दो लोगों को पता है कि मुझे करना क्या है, लेकिन ये जो तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट है ना, इसमें पेपर भी बहुत अच्छा हुआ और एक जो तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट है ना कि सर तैयारी भी बहुत अच्छी की थी, क्लास में प्रॉपर्ली ली थी, लेकिन पेपर भी बहुत अच्छा हुआ और पता नहीं क्यों किया है। उससे मैं पता है क्या कहता हूँ, क्या कहता है, एक अटेम्प्ट का पेपर पेपर सिनेरियो में रहकर सॉल्व करो, यानी 3 घंटे अपने आप को रूम में लाइब्रेरी में बंद किया, और फिर अपनी गैर मौजूदगी में वो पेपर अपने किसी सीनियर को या अपने कोलीग को चेक करता हूँ। असल में होता पता है क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा, मैंने समझा, अब वो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़कर लिख दिया। अच्छा मैं उस कॉन्सेप्ट को लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे भी समझ आएगा ही ना क्योंकि मैंने भी लिखा है। लेकिन वही कॉन्सेप्ट जब मैं इनको पढ़ाता हूँ तो क्या ये वही बात समझ पा रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने या मुर्तजा गाइड ने पेपर से 5 महीने पहले कितनी सीरियसनेस के साथ क्लास ली है। ये एग्जामिनर को नहीं पता कि एक बंदे के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। एग्जामिनर आपको जज कर रहा है आपकी एग्जामिनेशन कॉपी से, तो अगर उस एग्जामिनेशन कॉपी में एग्जामिनर को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि मेरा ये मसला है। मुझे लग रहा है कि तैयारी बहुत अच्छी, मुझे लग रहा है कि क्लास प्रॉपर्ली ली है, लेकिन मैं अपनी बात ही एग्जामिनर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा।
तो फिर मसला क्रिएट हो जाएगा। अब यानी कि थ्योरी के पेपर में अप्रोच क्या होगी? सर थ्योरी के पेपर में अप्रोच होगी जिस तरह से आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, आपको एबिलिटी डेवलप करनी है कि आपको कॉन्सेप्ट एग्जामिनर को आंसर शीट के थ्रू कम्युनिकेट करनी भी हो। तो इसके लिए हम मैक्सिमम सिनेरियोस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कॉलेजेस के मॉक और हाफ मॉक, मिड टर्म मॉक, ये सारी चीजें दे रहे होंगे, ताकि आपके टीचर के जब आपकी कॉपीज वगैरह चेक करें तो आपको फीडबैक मिल रहा हो कि यार हम क्या, देखो ये मसला आपको पीआरसी में फील नहीं हुआ, और पीआरसी में होगा भी नहीं। क्यों? क्यों? पीआरसी तो एमसीक्यू बेस्ड है ना। अब आपने चार में से कोई एक जवाब आंसर कर दिया, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या फर्क पड़ेगा? आपने चार एमसीक्यू में से कोई सॉल्यूशन एक आंसर भी कर दिया, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो क्या फर्क पड़ा? एग्जामिनर तक तो सही पहुंच गया, पहले तो पहुंच गया। यहाँ ऐसा हो सकता है कि तुम सही हो लेकिन तुम लिख सही नहीं रहे हो और एग्जामिनर तक तुम बात नहीं पहुंच रहे। तो थ्योरी के पेपर्स को अप्रोच करने के तरीके का अलग होगा। इसी तरह अगर आप बात करें ना क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स की, तो क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स में भी सब्जेक्ट ब्रॉडली दो कैटेगरीज में ब्रेक हुआ। एक पेपर आपका है कॉस्टिंग का ग्रुप ए में और फिर ग्रुप बी में एमएफए का, और एक पेपर है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एफएआर का ग्रुप ए में और एफएआर टू ग्रुप बी में। इन दोनों सब्जेक्ट्स को अप्रोच करने का एक डिफरेंट तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने खुद जिस टीचर से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली, उनका नाम है सर नवीन बुखारी, अभी तो वो सीए की नहीं करते हैं, लेकिन उस टाइम पे मैंने अपनी सीए की करिकुलम को कवर किया और उस टाइम पे काफी रिनोन नाम था उनका सर नवीन बुखारी का। उन्होंने ना क्लास में मल्टीपल टाइम एक बात भी बताते थे कि यार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में ये ज्यादा मैटर नहीं करता कि आप बहुत सारे सवाल सॉल्व करें। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में ये मैटर करता है कि आप तीन तगड़े सवालों को दो दो तीन तीन दफा सॉल्व करें। क्या मतलब? देखिए फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है बोरिंग कॉस्ट, जो आज की क्लास में देखेंगे। अब बोरिंग कॉस्ट में बोरिंग कॉस्ट की अगर मैं हैंडआउट में देखूं तो मैंने 12 सवाल यहाँ पे लिखे, यानी कि क्लास में आपको मैं 12 सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। आप इन 12 के ऊपर एडिशनल 12 होमवर्क की नोट्स के प्रैक्टिस के तौर पे सवाल सॉल्व कर लो, यानी कि नए सवाल सॉल्व करो। इससे बेहतर है कि इन 12 सवालों में से जो तीन चार बेंचमार्क सवाल है ना, बेंचमार्क सवाल क्या मैं आपको बताऊं, उन बेंचमार्क सवालों को दो दो तीन दफा सॉल्व करें, क्योंकि अकाउंटिंग में एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो कि हर सब्जेक्ट अब बैलेंस शीट पीएनएल ट्रांसपेरेंसी बनाते हुए आए हो ना, आपने एक ही फॉर्मेट बदल दिया होगा कि आपके पास नरेशन लिखी हुई है, आपने इसकी प्रेजेंटेशन बनाई, ट्रांसपेरेंसी बना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, यानी एक सीक्वेंस एक फॉर्मेट फॉलो हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे काम करना, ऑब्वियसली फॉर्मेट के पीछे कॉन्सेप्ट हो गया, डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने बेंचमार्क सवालों को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। लेकिन जब आप बात करो कॉस्टिंग की या एनएलपी की, तो वहां डायनेमिक्स अलग है। वहां जितने नंबर ऑफ डिफरेंट सवाल या जितने नंबर ऑफ डिफरेंट सिनेरियोस सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉस्टिंग में आप देखेंगे कोई सवाल ए टू सी चल रहा होगा, कोई सवाल सी टू ए चल रहा होगा, कोई सवाल दरमियान से आगे पीछे चल रहा होगा। रिपोर्टिंग में जनरली ऐसा नहीं होता, रिपोर्टिंग में डिफाइन फॉर्मेट डिफाइन फॉर्मेट आपको सॉल्यूशन प्लॉट करने के लिए आ जाता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की चीजों को लेने कवर करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? सर चीजों को कवर करने की स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम कोई भी टॉपिक कवर करते हैं, कोई भी रैंडम टॉपिक की बात करूं, फॉर एग्जांपल आज की क्लास में हम आईएस 23 स्टार्ट करें। आईएस 23 जब हम क्लास में कवर कर रहे होंगे ना, तो क्लास में क्या होगा कि हर टॉपिक के मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट के साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा, और फिर उस टॉपिक के बाद उसके आईकैप के पास पेपर्स को सॉल्व कर रहा हूँ। आपका पहला काम यह है कि जो चीज आपने क्लास में कवर की ना, वो आपने रिवाइज लाजमी करनी। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 2 घंटे की क्लास हो रही है ना, तो उसको रिवाइज करने में आधे घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, अगर तुम आज या कल में उसको रिवाइज कर लेते। अगर आज एक क्लास 2 घंटे की कंडक्ट होगी एक टॉपिक की, तो उसको रिवाइज करने में आपको हार्डली आधा या मैक्सिमम कह लें तो पौना घंटा लगेगा, उससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आज एक 2 घंटे की क्लास हुई और उसे आपने आज रिवाइज नहीं किया, आप एक हफ्ते बाद रिवाइज करते हो, तो फिर रिवीजन में आपको एक सवा घंटा लग जाएगा। और अगर आज की क्लास हुई, आपने आज भी रिवाइज नहीं किया, एक हफ्ते बाद भी रिवाइज नहीं किया और एक महीने बाद लेके बैठे हो, तो फिर उस वक्त रिवाइज करने में आपको 2 घंटे ही लग रहे हो। तो बताने का मतलब ये है कि आपने रिवीजन अपना रेगुलर बेसिस पे रखी जो चीज, और इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस कि तुम आईक्यू से क्लास लो या एआरटीटी से क्लास लो या केएनएस से क्लास लो, कि मैं तुम्हें एक जनरल एडवाइस करूँ कि आपने स्ट्रेटेजी बनानी है तो मैं डेली का डेली रिवाइज करूँ। देखो आपकी ना एक दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा की क्लासेस नहीं होती,
अगर 3 सब्जेक्ट की भी क्लासेस हो रही है तो 2-2 घंटे के हिसाब से 6 घंटे की क्लास बनेगी ना। आपने 6 घंटे की क्लास को रिवाइज करने के लिए 2 सवा 2 घंटे निकालना है। यानी कि अगर आप डेली अपने आप को ये शेड्यूल कर दो ना कि मुझे 8 घंटे 8.5 घंटे पर कवर करना है, आपका सीए इजीली मैनेज हो सकता है। कोई जरूरत नहीं है 12-12 15-15 घंटे पढ़ने की, जरूरत नहीं। जो एक सीए के हवाले से मैथ क्रिएट होती है कि इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, हाँ पढ़ना पड़ता है, उसका एक टाइम होता है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। वो टाइम आएगा एग्जाम से 1 महीने पहले का, जब मैं आपसे कहूंगा कि यार अब तुम्हारे शेड्यूल में जिम नहीं होना चाहिए, दोस्त नहीं होने चाहिए, रिश्तेदारियां नहीं होनी चाहिए, बस आपने 12 घंटे पढ़ना ही पड़ा। ये एग्जाम से 1 महीने पहले वाला टाइम। अभी वो टाइम है, अपने दोस्तों में भी बैठो, जिम भी जाओ, चाय के होटल पे बैठने का शौक है, मूवीज देखने का शौक है, वो भी करो। 24 घंटे में से आपने अगर 8-9 घंटे अपनी पढ़ाई को दे दिए इंक्लूडिंग क्लासेस, 6 घंटे की क्लासेस, 3.5-4 घंटे की सेल्फ स्टडीज, आप 3-4 महीने इजीली मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि लास्ट बैच के भी हैं, उनसे भी फीडबैक ले सकते। और अगर वो तुम्हें फीडबैक दे रहे नहीं नहीं ये सर टॉपिक करा रहे हैं, मैं तो शुरू से 12-12 घंटे पढ़ता था, वो पढ़ता नहीं था, तो 12 घंटे पढ़ाई पे बैठता था, लेकिन वो पढ़ाई पे बैठने के साथ साथ मोबाइल भी चला रहा होगा, इंस्टाग्राम भी चला रहा होगा, यूट्यूब भी चला रहा होगा। इफेक्टिव स्टडीज उसने भी 8-12 घंटे 8-9 घंटे की होगी, 12-15 घंटे की होगी। हाँ पेपर से 1 महीने पहले ऑब्वियसली आपको उसमें जाना पड़ता है कि आपको 12-13 घंटे का शेड्यूल बनाना। तो एक तो मैंने क्या बताया कि भाई क्लास में हर टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो पास्ट पेपर कवर हो रहा है, आपने उसको रिवाइज करना है, यानी कि उन चीजों को दोबारा से देख लिया, उन चीजों को दोबारा से प्रैक्टिस कर लिया। फिर आप क्या करोगे कि ये जो क्लास में हमने सवाल सॉल्व किए ना, इसमें से हर टॉपिक के लिमिटेड बेंचमार्क सवाल आइडेंटिफाई करना है। सर ये बेंचमार्क सवाल क्या मुश्किल तरीन सवाल है? ये बेंचमार्क सवाल मुश्किल तरीन सवाल नहीं है। ये बेंचमार्क सवाल किसी भी टॉपिक के उन 2-3 सवालों को कह सकते हैं जिसमें वो टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे मुश्किल सवाल बेंचमार्क सवाल है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सबसे लेंथी सवाल बेंचमार्क सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे सवाल जिसमें आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो, उनको हम बेंचमार्क सवाल कहेंगे। आपने पहले क्लास के साथ एक टॉपिक के 20 सवाल, 25 सवाल, 30 सवाल कर लिए, उस टॉपिक में से 4 बेंचमार्क सवाल कर निकाल लिए। अब जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करने बैठोगे ना, आपने सेकंड डिवीजन करना है, थर्ड डिवीजन करना है, मंथ एंड पे, पेपर से 1 महीने पहले, पेपर से हफ्ते पहले, पेपर से 1 दिन पहले, अब आपने ये 12-12, 15-15, 20-20 सवालों को दोबारा नहीं करना। आपने हर टॉपिक की जो 1 पेजर समरी है, उस समरी को रीड किया, कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए, और फिर जो आपने बेंचमार्क सवाल आइडेंटिफाई करके रखे हैं, उन बेंचमार्क सवालों को ही सॉल्व करना है। मैं पर्सनली रिपोर्टिंग में जो बेंचमार्क सवाल सॉल्व आइडेंटिफाई करता था, उनको इतनी बार सॉल्व करता था कि मुझे कहीं ना कहीं जाके उनके आंसर भी याद हो जाते थे। यानी अगर एक सवाल को मैं 1-1 महीने के गैप से 3 बार सॉल्व कर लूं, तो एक वक्त आएगा कि मुझे उसका आंसर भी याद हो जाएगा कि इसका आंसर 24 आना है। लेकिन एग्जाम से 1 हफ्ते पहले या एग्जाम से 12 घंटे पहले जब मैं बेंचमार्क सवालों को सॉल्व करता था, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस होता था कि यार इस सवाल के अंदर ना मेरा ये पूरा कॉन्सेप्ट या मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। और जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा, उतना अच्छा आप लोगों का एग्जाम के 3 घंटे गुजर। एक बात, चूंकि अभी तुम लोग पीआरसी में एमसीक्यूज पेपर देकर आए हो, लेकिन कैफ में आके तुम लोग को एक बात फील होगी, तुम 4 महीने कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ लो, कितना ही अच्छा खुद क्यों ना पढ़ लो, कितना अच्छा तुम्हें कोई टीचर क्यों ना पढ़ाता, तुम पेपर से 1 महीने पहले कितना ही अच्छा रिवीजन क्यों ना कर लो, पेपर के 3 घंटों में तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा उन सवालों में होगा जो तुमने पेपर से 12 घंटे पहले रिवाइज। क्या कह रहा हूं मैं कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो कोई और हो, मैं 4 महीने बहुत मेहनत से, बहुत सीरियसनेस के साथ कवर करूँ। पेपर से 1 महीने पहले भी बहुत सीरियसनेस के साथ रिवाइज की, लेकिन पेपर के 3 घंटों में हम हमेशा वो सवाल पहले उठाते हैं या उन सवालों में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं जो आपने पेपर से 12 घंटे, आपने इंटर में या कैम्ब्रिज में से देखा होगा ना, यार ये सवाल तो बड़ा चिकना हुआ है, सुबह सुबह रिवाइज किया था। वो चिकना क्यों होता है? क्योंकि आप सुबह उसको देख कर आए हो ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपने पढ़ी होती है 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, लेकिन पेपर से पहले अगर आपने रिवाइज ना की हो, तो फिर वहां पे आप अपने आप को शेकी फील कर रहे होते हो। तो हम हर टॉपिक की अप्रोच क्या लेके चलेंगे कि भाई एक टॉपिक आपने टीचर के साथ कवर किया, साथ साथ रिवाइज कर। वंस आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपने जब उसका फर्स्ट रिवीजन करना है, तो उस रिवीजन में आपने बेंचमार्क सवालों को आइडेंटिफाई कर लिया, उन बेंचमार्क सवालों को सॉल्व किया, समरी को रीड कर लिया। 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद दोबारा रिवीजन करने बैठे हो, समरी को रिवाइज किया, बेंचमार्क सवालों को सॉल्व कर। 4 महीने बाद पेपर से 1 महीने पहले रिवाइज करने बैठ रहे हो, बेंचमार्क सवालों को सॉल्व किया, समरी को रिवाइज कर। पेपर से 1 दिन पहले एफआर1 रिवाइज करने बैठ रहे हो, बेंचमार्क सवालों को सॉल्व किया और समरी को गो थ्रू किया। इससे आपकी प्रॉपर प्लानिंग एक मैनेजमेंट के साथ कवर हो रही है।
सर हमें खुद से क्या मटेरियल अरेंज करने की जरूरत है, हमें खुद से कौन से सवाल वगैरह करने की जरूरत है? अगर आप सिर्फ क्लासेस प्रॉपर्ली ले लेते हो ना, आपको एक एडिशनल क्वेश्चन भी एडिशनल खुद से करने की जरूरत नहीं। पिछली 15 अटेम्प्ट के जितने आईक्यू के पास पेपर से इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास में ही कवर हो रहे होंगे। एक्सटेंसिव एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास में कवर हो रही होगी। यानी आपको खुद से किसी बुक में या किसी पास पेपर में जाके सर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने क्लासेस की चीजों को ही प्रॉपर्ली रिवाइज करना है और प्रॉपर्ली उनकी प्रैक्टिस को लेकर चलना है। हर टॉपिक के बाद हम इंशाल्लाह टॉपिकल मॉक ले रहे होंगे, यानी हर टॉपिक खत्म होने के बाद उस टॉपिक का मॉक हो रहा होगा, और फिर जब हमारा कोर्स 50% कंडक्ट हो जाएगा तो मिड टर्म, और इन दी एंड हमारे फाइनल मॉक कंडक्ट हो रहा होगा। कोई और सवाल किसी का? व्हाट्सएप के हवाले से तो मैं आंसर कर चुका हूं ना पहले ही। सर कोई भी सवाल हो हमारा किसी भी हवाले से तो आप लोग बिल्कुल पूछें, अदरवाइज फिर हम अपना आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करता है। सॉरी, कोई आ जाता है मैं ऑनलाइन वालों को कोई सवाल, फिजिकल वालों को? एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, सर हम आपसे ही क्लास क्यों लें, एनी लॉजिकल रीजन? जैसा मैंने टेक्स्ट की क्लास में भी कहा था, सेम मैं वही वर्डिंग्स आपसे FR1 में भी रिपीट कर रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम मुर्तजा कायद से पढ़ोगे तो ही पास होगे और मुर्तजा कायद से नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब और भी बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल उनसे पढ़कर पास हो जाते हैं। तो इसमें ऑब्वियस है कि टीचर का कोई कमाल नहीं है। टीचर आपको एक डायरेक्शन दिखा देगा, तो उस डायरेक्शन पे थोड़ा बहुत आपके साथ चल जाएगा। अल्टीमेटली ये सीए की जर्नी आपने ही क्रॉस करनी है। तो किसी ने सवाल पूछा कि सर हम आपसी क्लास क्यों लें, एनी लॉजिकल रीजन? सर जैसा कि मैंने टेक्स्ट में कहा था, अगर कोई स्टूडेंट, आई होप कि ऐसा नहीं होगा जिसने भी फीस जमा कराई, और अगर कोई फीस आज लेकर आया है कि मैं आज जमा करा दूंगा, तो कोई ये गलती ना करे। सुकून से 3-4 क्लासेस डेमो की लें, आपको कोई नहीं रोकेगा यहाँ पे। 3-4 क्लासेस डेमो के लेने के बाद आपको लगता है कि यार मेरी फ्रीक्वेंसी मुर्तजा गाइड से मैच हो रही है, तो आपने यहाँ पे एडमिशन लेना, अदरवाइज नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मेरे हिसाब से मैच नहीं हो रही, मैं तुम्हें खड़गे फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारे 15,000 20,000 रुपए से ज्यादा मैटर मेरे लिए करता है कि तुम पास हो जाओ। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तो आपने यहाँ क्लास लेनी। जरूरी नहीं कि कोई टीचर बहुत पॉपुलर है तो आपको भी समझ आ जाए उसकी बात। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे टेक्स्ट में डिस्कस किया था कि मैंने जब अपना टेक्स्ट का पहला बैच पढ़ाया था ना, उसमें 3 स्टूडेंट्स थे। इसी तरह जब मैंने अपने एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पहला बैच पढ़ाया था ना, उसमें मेरे पास 4 स्टूडेंट्स थे। ऐसे मैं एक इस तरह का स्टूडेंट हूँ जिसने ना बहुत तेजी से ग्रोथ देखी है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर हो गया, ऑल्दो कि बीकॉम में एक पेपर 3 दफा रुक गया था, लेकिन सी में मेरे सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गए। एक पेपर में मैरिट सर्टिफिकेट आ गया, एक पेपर में गोल्ड मेडल आ गया। तो मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो मुझे तो लगा कि यार पहली क्लास में 100 बच्चे बैठे होंगे, और जब पहली क्लास में गया तो 4 लोग बैठे हुए थे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गया, यार ये मैं आपको इतना जीनियस समझ रहा था, खाली 4 लोग हैं। एनीवे वो 4 लोग आ गए, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन पढ़ाते हुए ना बहुत डिमोटिवेट हो रहा था, यार ये 4 लोग को पढ़ाना पड़ रहा है, इससे ज्यादा तो मैं घर पे होम ट्यूशन में पढ़ा लेता हूँ और मैं टीचिंग क्विट कर दूँ। तो मैंने एक स्टूडेंट से ना वैसे ही फीडबैक लिया। उस टाइम पे ना रिपोर्टिंग में ऐसे टीचर्स होते थे जिनके आपको लोगों को नाम नहीं पता होंगे। मैंने स्टूडेंट से फीडबैक लिया, जो मेरे क्लास में 4 स्टूडेंट थे मेरे पहले बैच में। मैंने कहा यार सर कासिम अब्बास इतने अच्छे टीचर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, सर नवीन कुमार इतने अच्छे टीचर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, तो तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो रिपोर्टिंग पढ़ने के लिए? तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हमें ना मजमे में समझ नहीं आता, या हमें उस टीचर की बात समझ नहीं आती। तो इसका मतलब बताने का मकसद ये है कि हरगिज जरूरी नहीं कि अगर आज ये मजमा लगा हुआ है तो मुर्तजा का कोई ऐसा जादुई बंदा है जो हर क्लास को समझा देगा। भाई अगर मेरे समझाने से समझ आता तो फिर तो मेरा रिजल्ट 100% होना चाहिए था, या मेरे 100% स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आना चाहिए। तो ये बात तो फॉर श्योर है कि टीचर का इसमें कोई कमाल नहीं है। ये आपकी मेंटालिटी या आपकी एब्जॉर्प्शन है कि आप किसी के साथ फ्रीक्वेंसी किस तरह से मैच करते हो या किसी की बातों को किस तरह से पिक करते हो। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तो आपने ये एडमिशन लेना, अदरवाइज नहीं। जहां आप कंफर्टेबल हो वहां एडमिशन। हाँ, लॉजिकल रीजन क्या होगा? लॉजिकल रीजन ये है कि मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं वही चीज प्रैक्टिस भी करूं। लाइक जैसे मैंने डिस्कस किया था कि मेरी अपनी एक फर्म है जिसमें मैं टैक्सेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मैटर्स देख रहा होता हूँ। तो जो चीज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो मेरी क्या कहते हैं वाइफ भी और गर्लफ्रेंड भी है। तो वही चीज जो प्रैक्टिकली फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूँ अकाउंटिंग के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, वही चीज आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ। तो एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिल रहा होगा। सेकेंडली आपकी पूरी सीए जर्नी का एक रूट मैप डिसाइड हो रहा होगा। तो भाई आपने FR1 मुर्तजा कायद से पढ़ा, एक फ्रीक्वेंसी मैच हुई तो वजह नहीं, फिर FR2, फिर FFR और फिर अकॉर्डिंगली
जो लास्ट MSc 1 का बोलते। नहीं था, ऐसा नहीं होता, एरर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। कोई और सवाल फिजिकल वालों का पूछे सर। सर जिन्होंने इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग एग्जामिनेशन लिखा क्लासेस में ली तो उनके लिए गाइडलाइंस होगा। अच्छा, ये सवाल एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने पूछा था, लेकिन मैंने कहा कि शायद ये इररिलेवेंट जवाब होगा, सवाल होगा, तो मैंने आंसर नहीं किया, तो मुझे यहाँ भी किसी ने पूछ लिया कि सर अगर हमें एग्जामिशन मिल गई है IAS में, तो फिर क्या स्टडी होनी चाहिए फॉर FER1। कोई है यहाँ पे जिसकी IE में एग्जामिशन है? तुम लोग को एग्जामिशन किस क्यों मिली है? कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं इंटर के, प्लस उनको अब थोड़ी तकलीफ होगी। जो ये एग्जामिशन लेकर आ गए ना यहाँ पे, क्या हमारी कॉमर्स के हैं और ये कैम्ब्रिज बोर्ड के हैं, तो उनको थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग अपने, क्योंकि मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता कैम्ब्रिज में क्या होता है, लेकिन इंटर में क्या होता है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। इंटर में हम क्या करके आते हैं। तो अगर आपको अकाउंट्स की बेसिक पता है, बेसिक में किसको कह रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट, टी अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, ये चीजें पता है, एसेट लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, इक्विटी, थोड़े बहुत अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, ये सारी बातें पता है, तो फिर आपको FER1 में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अंधाधुन एक लॉट हमारे पास ऐसी भी आई थी जो कोविड में जिन्होंने इंटर के पेपर ही नहीं दिए थे, उस बैच ने तो मेरे आधे सर के बाल जो है ना सफेद कर दिए थे। एक सी फाइनल का मैं बैच पढ़ा रहा था, पहली क्लास ही सी फाइनल की। तो मैं अकाउंटिंग साइड समझा रहा हूँ, अच्छा मैं समझाते ना हवा में एंट्री बना रहा था कि एक्सपेंस डेबिट टेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट टेबल क्रेडिट, प्रॉपर्टी प्लांट डेबिट। तो एक मैंने स्टूडेंट को देखा, जब मैं यूं डेबिट करूँ क्रेडिट करूँ ना, उसकी आंखें बड़ी होती थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इसको डेबिट क्रेडिट ही नहीं आता, और थोड़ी थोड़ी देर में उसका थोड़ा थोड़ा मुंह भी खुलता था। फिर मैंने ब्रेक में या क्लास के बाद उससे पूछा, मैंने डेबिट क्रेडिट समझ आ रहा है? कह रहा नहीं सर, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा तुमने FER1 FER2 कैसे पास किया? तो देखा कि सर मैं ना IBA से कैफ की एग्जामिशन लेकर आया। IBA में अगर आपने BS फाइनेंस किया हो ना, तो आपका कैफ एग्जाम हो जाएगा। अब वो IBA से एग्जामिशन लेकर आ गया, CA फाइनल में डर है। अब मैं हवा में एंट्री बना रहा हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट, उसकी आगे बड़ी हो रही है, मुंह थोड़ा बहुत खुल रहा है। लेकिन फॉर्चुनेटली उस स्टूडेंट ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एडवांस रिपोर्टिंग पास कर लिया। था मेरे पढ़ाने की वजह से नहीं, उसकी बड़ी मेहनत की वजह से। सर कोई सवाल किसी का? स्टार्ट करें फिर अपने पहला टॉपिक।